जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल वीके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग झारखंड समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न है दोस्तों। और जो सारे प्रश्न है वो जेपीएससी के सिलेबस के आधार पर सेट किया हुआ है। तो आप बनाइए और बना करके लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि आपकी जो है तैयारी का पता चल सके कि कैसा तैयारी आपकी चल रही है और किस टॉपिक से आपका प्रश्न जो है वो छूट जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि तमड़िया मुंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि रांची जिले के मांडर और इटकी क्षेत्र में, बी कह रहा है कि रांची जिले के तमाड़ और पंचप्रगनिया क्षेत्र में, सी कह रहा है कि पलामू जिले के विश्रामपुर और रंका क्षेत्र में, और डी कह रहा है कि सिंहभूम जिले के नवा मुंडी और टाटा क्षेत्र में। तो तमड़िया मुंडारी जो है दोस्तों ये झारखंड के तमाड़ और पंचपरगनिया क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस तरह से आपका देखिए दोस्तों, तो बी आंसर राइट हो जाएगा कि रांची जिले के अंतर्गत देखिए तो तमाड़ क्षेत्र है और पंचपरगनिया क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए तो आपका तमड़िया मुंडारी जो बोली है वो बोलने के लिए देखेंगे तो मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो तमड़िया मुंडारी भाषा के बोली बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आच्छादित वाले जिले हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लातेहार जिला, बी कह रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम, सी कह रहा है कि चतरा जिला और डी कह रहा है गुमला। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वन आच्छादित जिले में आपका नाम आता है आपका पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर सरंडा वन भी है। देखिए दोस्तों, तो सरंडा वन जो है आपके साल वृक्षों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल वृक्षों के घने जंगल पाए जाते हैं। इस तरह से देखें तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1980 के दशक में हजारों की संख्या में पाए जाने वाले गिद्धों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 56%, बी में कह रहा है 67%, सी है 77% और डी कह रहा है 97%। तो 1980 के दशक में देखिए दोस्तों, तब से लेकर के हज़ारों की संख्या में गिद्धों की संख्या में कमी आई है। और यहाँ पर देखें तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई है, तो ये बना जाएगा कि 97% गिद्धों की जो है वो कमी आ गई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और गिद्धों के कमी के पीछे क्या है, डाइक्लोनोफिल जो टैबलेट होती है, जो दर्द निवारक एक दवा होती है, जो गायों में पशु पक्षियों में प्रयोग किया जाता है। और उस पशु को मर जाने के बाद उसके बॉडी में कुछ अंश दवा का रह जाता है, जिसे जो है गिद्ध खाते हैं और 1 महीना के अंदर उसकी जो है लंग्स जो है फेफड़े हो जाते हैं वो प्रभावित हो जाती है, जिससे गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। यानी कि गिद्धों देखिए तो दिन पर दिन विलुप्त हो रहे हैं, यही कारण है। और इस चलते इस दवा को जो है डाइक्लोफिनेल जो टैबलेट है उसकी प्रतिबंध कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 40%, बी में कह रहा है 30%, सी में कह रहा है दोस्तों 20% और डी में कह रहा है 50%। तो आपको पता होगा कि झारखंड में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 20% है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। वहीं कृषि क्षेत्र में देखिए दोस्तों, तो पूरे राज्य के 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में इसका स्थान थोड़ा काफ़ी नीचे आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है, तो वही आ जाएगा 20% आसपास। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में सभी कोई को आप लोग का 1 नंबर मिलेगा, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। यानी कि अभी जो लास्ट में क्वेश्चन जितना भी आपका सही होगा उसमें एक क्वेश्चन आपको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना किस प्रधानमंत्री ने की थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, बी में कह रहा है कि इंदिरा गांधी, सी में कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और डी कह रहा है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 1948 ईस्वी में इसकी प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि धनबाद में 1975 के चास नाला के खान दुर्घटना पर आधारित कौन सी हिंदी फिल्म थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कोयलांचल, बी में कह रहा है काला पत्थर, सी में कह रहा है कोयला और डी में कह रहा है त्रासदी।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राइट हो जाएगा, काला पत्थर। आपको पता होगा कि 27 दिसंबर 1975 को भारत के इतिहास के सबसे बड़ी खान दुर्घटना में से एक चास नाला दुर्घटना थी। इसमें देखिए दोस्तों, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है कि 375 लोग मारे गए थे और इस दुर्घटना पर आधारित फिल्म जो है वो काला पत्थर बनाई गई थी, जिसमें मुख्य कलाकार में आपका अमिताभ बच्चन जी थे, शशि कपूर जी थे और शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। 3 कलाकारों ने मिल करके इस फिल्म को बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एनडीआरएफ ने बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी और सीआईएसएफ के दो बटालियन को मिलाकर 2006 में 8 बटालियन बनाया और एनडीआरएफ के तर्ज पर झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का एक बटालियन की मंजूरी कब दी गई? तो आपको पता होगा कि एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया है, लेकिन उसी के तर्ज पर झारखंड में इसकी मंजूरी कब मिली? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन का रहेगा 2010 में, बी का रहेगा 2012 में, सी का रहेगा 2016 में और डी का रहेगा 2018 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2016 में हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो इसको कि प्रत्येक बटालियन में देखें तो 1149 जवानों से मिल करके बनती है और इसका उद्देश्य होता है रासायनिक, जैविक और नाभिकीय विकिरण संबंधी मानवीय, प्राकृतिक जैसे खतरनाक आपदाओं की स्थिति में कार्रवाई करना होता है। और इसी के तर्ज पर देखें तो झारखंड राज्य आपदा मोचन बल को 2016 में एक बटालियन की मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों निकी प्रधान, बी में कह रहा है अंशुता लकड़ा, सी में कह रहा है कि सुनीता लकड़ा जी और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि फिलहाल में ही देखें तो भारतीय महिला हॉकी की जो खिलाड़ी थी वो आपके सुनीता लकड़ा ने उन्होंने 139 मैच खेल करके संन्यास ले लिया है। तो याद रखिएगा कि 139 मैच खेलने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सुनीता लकड़ा जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 17 फरवरी 2020 को किस शहर का शताब्दी दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कराची, बी में कह रहा है जमशेदपुर और सी में कह रहा है बोकारो और डी में कह रहा है कि चाईबासा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि झारखंड के जो जमशेदपुर शहर हैं इनके नामकरण के 100 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में जमशेदपुर का शताब्दी दिवस मनाया गया है। और इस अवसर पर देखें तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्टाम्प यानी स्मारक डाक टिकट और कॉफ़ी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील के द्वारा किसे बेस्ट स्पोर्ट पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कोमलिका बारी को, बी में कह रहा है दीपिका कुमारी को, सी में कह रहा है निकी प्रधान को और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा दोस्तों कि टाटा स्टील के संस्थापक जो हैं उनके द्वारा खेल दिवस के अवसर पर कैडेट वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन जो है कोमलिका बारी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के रूप में इसे जो है स्पोर्ट पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कोमलिका बारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेडियो खांची 90.4 एफएम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि रांची विश्वविद्यालय, बी कह रहा है बीआईटी मेसरा और सी में कह रहा है कि डीएसपीएमयू और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है यानी डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो है आपका रेडियो खांची 90.4 एफएम की शुरुआत जो है वो रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो की शुरुआत जो है 8 मार्च के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए में कह रहा है देयर इज नो ह्यूमन, बी में कह रहा है कि द लास्ट सीन, सी में कह रहा है कि गांव की मिट्टी और डी कह रहा है द लेडी वर्कर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों देयर इज नो ह्यूमन। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड की देयर इज नो ह्यूमन शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। रांची, बोकारो और खूंटी जिले के 3 युवाओं ने यानी प्रेम, पिंटू और शशि ने इस फिल्म का कलाकार के रूप में एक्टिंग की थी और इन्हें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत जो आपको पता होगा दोस्तों कि अवार्ड की शुरुआत हुआ था 1969 में और पहली विजेता कौन थे? देविका रानी थी। तो याद रखिएगा 2000 अभी जो 19 था दोस्तों उसमें अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला हुआ था।
तो इसके लिए देखें तो झारखंड का आपका देयर इज नो ह्यूमन को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रांची का मोराबादी रूट भारत में रेस वॉक का आयोजन करने वाला कितने नंबर का शहर बन गया है? ऑप्शन ए में कारक पहला नंबर, दूसरा बी में कारक दूसरा नंबर, सी में कारक तीसरा नंबर और डी में कारक चौथा नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन करने वाला जो राज्य का मोराबादी जो रूट है वो दूसरे नंबर का रूट बन गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप मोराबादी जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जो वॉकिंग के एरिया में ये बहुत ज़्यादा एरिया नामी है और सुबह सुबह काफ़ी भीड़ होता है लोगों को वॉकिंग करने के लिए। तो याद रखिएगा कि दूसरे नंबर का है पूरे आपके अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक में इसको स्थान मिला है। इससे पूर्व देखें तो अब तक भारत में रेस वॉक का आयोजन केवल चेन्नई में होता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि चेन्नई के बाद आपका देखें तो आपका मिल गया है आपका जो है रांची का मोराबादी रूट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ के बने, यहाँ पर केक होगा दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा, केक बाजार में उपलब्ध होंगे, महुआ का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मधु का, बी में कह रहा है कि मधु का लोंगम फोलिया, सी में कह रहा है कि माइलोग्लोफिया और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों। ए में कह रहा है मधु का, बी में कह रहा है मधु का लोंगोफोलिया, सी में कह रहा है माइक्लोग्लोम्फिया और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ का केक उपलब्ध होगा दोस्तों, और इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो महुआ का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है तो हो जाएगा मधु का लोंगफोलिया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अगर देखें तो आपका महुआ का काफ़ी नाम है, और राष्ट्रीय श्रेणी में आपका झारखंड विशेष रूप से अगर देखा जाए तो महुआ से शराब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे। तो याद रखिएगा कि झारखंड में महुआ शब्द सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि देसी शराब जेहन में तुरंत उतर आता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं, महुआ एक्चुअली में पेड़ नहीं होता है दोस्तों, ये पेड़ होता है डोरी का, लेकिन इसको नाम महुआ इतना चर्चित है इसलिए पेड़ का नाम भी महुआ ही बोलते हैं। इसका जो महुआ है वो फूल है एक हिसाब से, और इसका जो फर होता है उसको डोरी कहते हैं, जिसके बीच से है तेल निकाला जाता है। सुखाने के बाद पेड़ के उसमें से तेल निकालते हैं, और जो डोरी से देखें तो साबुन वगैरह बनाने में भी उसका काफ़ी उपयोग होता है, और महुआ से देखें तो शराब देसी बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मधु का लोंगफोलिया। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 जिला, दूसरे में कह रहा है कि 2 जिला, और तीसरे में कह रहा है 3 जिला, और 4 में कह रहा है दोस्तों यानी डी ऑप्शन में कह रहा है कि 4 जिला। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है 6 राज्यों को चयन किया है, जिसमें से 116 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें झारखंड के आपके 3 जिलों का चयन हुआ है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के 3 जिले का, और तीनों जिलों का अगर नाम याद रख सकते हैं, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा, ये 3 जिलों का जो है नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती है? ऑप्शन ए में कह रहा है हॉकी से, बी में कह रहा है लॉन बॉल से, सी में कह रहा है एथलेटिक्स से और डी कह रहा है तीरंदाजी से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड जो सरिता तिर्की है लॉन बॉल से संबंध रखती है, और यह भी काफ़ी चर्चे में रही थी। आपको पता होगा कि इनकी स्थिति जो है आर्थिक काफ़ी दयनीय थी। इसके जीवन यापन के लिए देखें तो अपना ईंट बालू ढो रही थी। जो देखें दोस्तों तो 33वें राष्ट्रीय खेल जो 2007 में हुआ था उसमें ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और ब्रोंज मेडल हासिल किए थे। और वर्ष 2011 में जो 34वीं राष्ट्रीय खेल का जो उन्होंने आयोजन हुआ था उन्होंने बिहार की ओर से खेलते हुए गोल्ड जीता था। इसके बाद केरल में देखें तो 1935 में राष्ट्रीय खेल में उन्होंने झारखंड के लिए खेला और गोल्ड हासिल किया। इसके अलावा भी अगर देखें तो 2015 में 5वें नेशनल लॉन बॉल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 19 में आयोजित 7वें नेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता था। काफ़ी चर्चे में रहती। और पिछले साल देखें तो ऑस्ट्रेलिया में हुई एशियन पैसिफिक चैंपियनशिप में सरिता ने ब्रोंज मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो ये काफ़ी चर्चे में रही थी, क्योंकि ईंटा बालू ढोने के चलते देखें तो मीडिया में काफ़ी चर्चे में आया था। बाद में भी देखें तो इन लोगों को झारखंड गवर्नमेंट ने खेल नीति के तहत सभी को सरकारी नौकरियाँ दी है। तो अभी पता होगा जो काफ़ी चर्चे में रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड निर्मित किस फिल्म को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली? ऑप्शन ए में कह रहा है कि देश प्रदेश, बी में कह रहा है कि फूल मलिया, सी में कह रहा है घूम कुड़िया और डी में कह रहा है कि द चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आदिवासी मुद्दों पर आधारित जो फिल्म बना था वो धूम कुड़िया। तो याद रखिएगा कि झारखंड की निर्मित जो फिल्म थी
उसमें धूम कुड़िया को देखें तो पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में इसे जगह मिली है। आपको पता होगा कि झारखंड राज्य में बनी यह फिल्म पहली बार पूरे विश्व पटल पर लंबे समय तक कई फिल्म समारोह में दिखाई गई है तथा यह फिल्म पूछा जाता है दोस्तों किस भाषा में, तो याद रखिएगा नागपुरी भाषा में है और इसका निर्माण जो है निर्देशन वो नंदलाल नायक ने किया है। यह फिल्म देखें तो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे जैसे कि मानव तस्करी, पलायन पर आधारित है और इस फिल्म में संगीत जो है वो पद्मश्री मुकुंद नायक ने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 सितंबर से शुरू हुई झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का पार्टनर निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि TCS, बी में कह रहा है दोस्तों TCM और सी में कह रहा है कार्बन और डी में कह रहा है ड्रीम 11। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो राज्य में IPL के तर्ज पर पहली बार आयोजित की जा रही है झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020। इसमें जो पार्टनर बनाया गया दोस्तों उसको बनाया गया TCM को बनाया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। वहीं देखें तो दोस्तों कि वीडियो पार्टनर जो है 92.7 बिग FM है, इनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर ही की जा रही है तथा इस प्रतियोगिता में टाइटल जो पार्टनर है वो कार्बन को बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि टाइटल पार्टनर किसे बनाया गया, तो आपको याद रखना कि कार्बन को बनाया गया है। जबकि देखिए तो इसको पार्टनर अगर पूछेगा डायरेक्ट कि प्रतियोगिता में झारखंड प्रीमियर लीग में पार्टनर किसे बनाया गया था, TCM को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम यूनिसेफ एवं स्मार्ट के साथ मिलकर चलाएगा, उस अभियान का नाम क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पोषण की पोटली, बी में कह रहा है पोषण की झोली और सी में कह रहा है पोषण का डब्बा और डी में कह रहा है पोषण की थैला। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोषण की झोली। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रांची विश्वविद्यालय का रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो खांची अब पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम से भी जुड़ने जा रहा है। इसके तहत देखें तो विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM को यूनिसेफ स्मार्ट का नया प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका नाम था पोषण की पोटली। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों पोषण की पोटली, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा के द्वारा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब पारित किया गया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 9 नवंबर को, बी में कह रहा है 10 नवंबर को, सी में कह रहा है कि 11 नवंबर को और डी में कह रहा है 12 नवंबर को। तो आपको याद होगा कि झारखंड में देखें तो 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा ने विशेष सत्र का आयोजन करके देखें तो आदिवासी धर्म कोड को प्रस्ताव को मंजूरी किया था, जो काफ़ी चर्चे में रहा था, जिसके चलते देखें तो कोरोना काल में रैली निकाल दी गई थी जो काफ़ी विवादित रहा था। तो याद रखने का दोस्तों कि जो सरना धर्म कोड है वो आपका 11 नवंबर को विधानसभा में पारित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वामपंथी उग्रवाद एवं उनके परिवार के मुख्य धारा में वापस लाने के उद्देश्य से झारखंड में प्रथम प्रत्यार्पण नीति लाया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 2000 में, बी में कह रहा है 2001 में, सी में कह रहा है 2009 में और डी कह रहा है 2003 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि वामपंथी जो उग्रवादी है उनके परिवार को मुख्य धारा से वापस में लाने के उद्देश्य से झारखंड का प्रथम प्रत्यार्पण नीति जो होता है, यानी कि प्रत्यार्पण नीति इसको ऐसे पढ़िए, इसकी निर्धारण जो है 2001 में किया गया है। तो याद रखिएगा पहली प्रत्यार्पण नीति जो होता है वो 2001 में लाया गया था। इसके देखें तो इस नीति के प्रतिकूल था कि उत्साहवर्धन नहीं पाया गया, इस नीति में कुछ कमियां थी जिसे लोगों में उतना जल्द उत्साहवर्धन नहीं था और बहुत कम लोग जो है इस नीति का पालन करते हुए अपना को प्रत्यार्पण किए थे। फिर बाद में देखें तो नीति में सुधार हुआ था और फिर से नीति लाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सबसे पहले स्थानीय नीति झारखंड में किस मुख्यमंत्री की लाने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्थानीय नीति झारखंड में किस मुख्यमंत्री ने लाने का प्रयास किया। ऑप्शन में कह रहा है बाबूलाल मरांडी, बी में कह रहा है अर्जुन मुंडा, सी में कह रहा है मधु कोड़ा और डी में कह रहा है रघुवर दास। तो याद होगा कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगा और ये सब चीज़ें काफ़ी चर्चे में रहती है कि झारखंड में सबसे पहले जो स्थानीय नीति 2001 में जो है वो पहले जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के बाबूलाल मरांडी, उन्हीं के द्वारा प्रयास किया गया था जो काफ़ी असफल रहा था। तो ये कौन सा प्रयास किए थे, तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की घोषणा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कब की। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 25 सितंबर 2014 को, बी में कह रहा है कि 18 नवंबर 2015 को और सी में कह रहा है कि 9 फरवरी 2016 को और डी कह रहा है कि 17 मार्च 2018 को।
तो यहाँ पर हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को, आपको पता होगा कि 2014 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन, जहाँ पर आपकी वीडियो सीओ बन के जाएंगे तो यहीं से आपका प्रशिक्षण होगा, वहीं से देखिए तो इसकी घोषणा की गई थी। और कौन किए थे दोस्तों? तो आपके उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे, उन्हीं के द्वारा एक घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में करेक्ट पलामू जिला, बी में करेक्ट गढ़वा, सी में लातेहार और डी में करेक्ट गुमला जिला। तो वंशीधर मंदिर आपको पता होगा ये किस जिले में है? तो गढ़वा जिला के नगर उटारी नामक स्थान पर है। और जो आपको पता होगा कि गढ़वा जिला एकमात्र जिला है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। आपका देखिए तो इधर यूपी को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है आपका गढ़वा जिला। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि कौन सा ऐसे झारखंड के जिले हैं जो यूपी को, स्टेट यानी यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसको टच करता है, तो ये हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। और नगर उटारी का जो एरिया है वही यूपी से लगा हुआ है, जहाँ पर आपका बंशीधर मंदिर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोहराई चित्रकारी में निम्न में से किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए में करा है कि जीव जंतुओं का, बी में करा पशु पक्षियों का और सी में कहा पेड़ पौधों का और डी करा है कि इनमें सभी का। तो सोहराई चित्रकारी में अगर देखें दोस्तों तो इन सभी चीज़ों का चित्रण देखने को मिलता है, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का और पेड़ पौधों का। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि यह एक मंगल वाद्य है, छऊ, नेटुआ, पैका आदि नृत्यों में इसकी संगीत आवश्यक मानी जाती है। ऑप्शन ए में कारक बांसुरी का, बी में कारक शहनाई का, शहनाई दिया हुआ कहीं कहीं से शहनाई भी कहते हैं, तो शहनाई ही हम लोग समझते हैं, उसी भाषा को समझिए। सी में कह रहा है सिंगा का और डी में कह रहा है कि मदन भेरी का। तो आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि जो शहनाई है एक मंगल वाद्य यंत्र है, ये सबको पता है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि झारखंड के एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और एक मंगल वाद्य यंत्र है जिसमें शादी विवाह पूजा पाठ जैसे मंगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। साथ ही देखिए दोस्तों तो छऊ हो गया, नेटुआ हो गया और पैका, इन नृत्यों में भी इसकी जो है संगीत जो है आवश्यक देखने को मिलेगी, यानी इसको सुनने के लिए देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवियों में नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि राधा कृष्ण जी, बी में कह रहा है कि सत्यनारायण शर्मा जी और सी में कह रहा है देवकी नंदन शर्मा जी और लास्ट में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो आपको ध्यान में रखना है कि राधा कृष्ण और सत्यनारायण शर्मा दोनों जो हैं वो द्वितीय पीढ़ी के कवि माने जाते हैं, जबकि देवकी नंदन जो शर्मा है दोस्तों ये जो है आपका ये प्रथम पीढ़ी के कवि माने जाते हैं। तो याद रखिएगा कि द्वितीय पीढ़ी के कवि में आपका नाम आता है राधा कृष्ण जी का और सत्यनारायण शर्मा जी का, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवि नहीं है, तो हो जाएगा आपका देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा जो है वो प्रथम पीढ़ी के हिंदी कवि में से नाम आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है ललिता, बी में कह रहा है उमा शंकर, सी में कह रहा है चलती पटरी और डी कह रहा है राजपूतानी शान। तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा आंसर डी राइट हो जाएगा, राजपूतानी शान। आपको पता होगा कि रामजी सिंह बल्लभ की उपन्यास है राजपूतानी शान, जिसका प्रकाशन देखिए दोस्तों तो 1906 ईस्वी में हुआ है, जो झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि केर मुंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों रांची जिले के आसपास, बी कह रहा है हजारीबाग जिले के आसपास, सी कह रहा है सिंहभूम जिले के आसपास और डी कह रहा है पलामू जिले के आसपास। तो याद रखिएगा जो केर मुंडारी है वो आपका हो जाएगा रांची जिले के आसपास बोली जाती है। तो रांची के आसपास क्षेत्रों में बोली जाने वाली केर मुंडारी एक भाषा है जो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? क्वेश्चन आ ही गया। ऑप्शन ए में कह रहा है पलामू जिला, बी में कह रहा है गढ़वा जिला, सी में कह रहा है लातेहार जिला और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि गढ़वा जिला जो है आपका एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कृष्ट सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? ऑप्शन ए में कह रहा है पलामू से, बी में कह रहा है खूंटी से, सी में कह रहा है हजारीबाग और डी में कह रहा है धनबाद। तो आपको पता होगा कि जो एक सिंह वाला शीर्ष जो स्तूप जो मिला है दोस्तों वो मिला है आपका
पलामू से। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा कि पता होगा कि झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं, उसी में से आता है आपका पलामू के मूर्तिया गांव। यहाँ से एक शीर्ष सिंह मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मूर्तिया गांव जो है पलामू जिला में है और यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से काफ़ी मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 और 21 जनवरी 1939 को छोटा नागपुर संथाल परगना महासभा के दूसरे सभा का आयोजन किया गया, तो इसकी निर्णय के बारे में क्या सही है। यानी फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 20 और 21 जनवरी 1939 को छोटा नागपुर संथाल परगना महासभा के दूसरे सभा का आयोजन किया गया, तो इसके निर्णय के बारे में क्या सही है। अब चलिए ऑप्शन को पढ़िए। इसी सभा में जयपाल सिंह का नाम मारम गोम के यानी बड़े गुरुजी दिया गया। बी में कह रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। सी में कह रहा है कि इसी महासभा में पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी सही हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा कि इनमें से देखें तो सभी जो है आपका सही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की दूसरी सभा में ही जयपाल सिंह को सम्मान देने के लिए देखें तो मारंग गोम के यानी बड़े गुरुजी के नाम से संबोधित किया गया था, नाम दिया गया था। और इसी सभा में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा तथा इसी सभा में छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आदिवासी महासभा किसको हत्याकांड के हर वर्ष किस रूप में मनाती है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी जो महासभा है किसको हत्याकांड के हर वर्ष किस रूप में मनाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शहीद दिवस के रूप में, बी कह रहा है कि आदिवासी शहीद दिवस के रूप में, सी कह रहा है कि आदिवासी शहादत दिवस के रूप में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा शहीद दिवस के रूप मनाया जाता है। यानी किसको हत्याकांड, क्या था किसको हत्याकांड, इसकी पूरी व्याख्या को सुनिए कि गंगापुर क्षेत्र में पहले छोटा नागपुर रियासत का एक भाग था जिसे 1936 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया गया। आपको पता होगा 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था और इसी में देखिए तो इसे शामिल कर दिया गया था, जिसको लेकर निर्मल मुंडा के नेतृत्व में सिमको में 25 अप्रैल 1939 को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। अब पुलिस ने उन पर गोली चला दी। जो जनसभा का आयोजन हुआ था दोस्तों उसी में गोली चला दी और 65 आदिवासी इसमें मारे गए। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था उसी प्रकार की घटना थी, तो मारे गए। और इतिहास में इसे देखें तो सिमको हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसे सिमको हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसे देखिए दोस्तों तो आदिवासी महासभा हर वर्ष जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चुआर विद्रोह 1782-84 ईस्वी के दौरान हुए विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए में कह रहा है मंगल सिंह, बी में कह रहा है दोस्तों दुर्जन सिंह, सी में कह रहा है लाल सिंह और डी में कह रहा है मोहन सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि चुआर जो विद्रोह हुआ था उसमें देखिए तो मुख्य नेतृत्वकर्ता में आपका मंगल सिंह का नाम आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह 1770-71 के विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। बी में कहा गया, बी ऑप्शन है कि यह विद्रोह वास्तव में पलामू की राजगद्दी पर कब्जा की लड़ाई थी। सी में कह रहा है कि पलामू का सालाना कर 5000 रुपये तय किया गया। और डी कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो है वो सही हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपका ए कथन और बी कथन सही है, जबकि आपका सी कथन में कारक पलामू का सालाना कर जो 5000 रुपये तय किया गया ये गलत है, क्योंकि पलामू का जो सालाना कर वो निर्धारित किया गया था 4000 रुपये। तो ध्यान में रखिएगा कि उसमें पलामू का जो सालाना कर है 4000 रुपये निर्धारित किया गया था। और देखिए तो ये जो है आपका इस प्रकार के जुलाई 1771 के मध्य में ये प्रयास था और जिसके तहत पलामू की कंपनी का अधिकार हो गया था। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 4000 रुपये कर, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से गलत कथन में आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन ए में कह रहा है तमाड़ विद्रोह, बी में कह रहा है बिरसा आंदोलन,
सी में कह रहा है तिलका आंदोलन और डी में कह रहा है कोल विद्रोह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा, कोल विद्रोह। झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में जो कोल विद्रोह था एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह देखिए दोस्तों तो झारखंड में पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह में नाम आता है, क्योंकि एक सुसंगठित तरीके से और व्यापक तरीके से विद्रोह को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तथा तक कितनी लंबाई है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, झारखंड कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, यानी कि यहाँ पर आपका नॉर्थ है और साउथ यहाँ है। तो इस तरह से पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ जो है 380 किलोमीटर है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। वहीं अगर पूछता है दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितना है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो पूर्व और इधर पश्चिम, इस तरह से अगर इसकी चौड़ाई पूछता है तो आपको 463 किलोमीटर है। ये पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्रांति जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। ऑप्शन ए में कह रहा है पलामू जिले में, बी कह रहा है लातेहार जिले में, सी कह रहा है गुमला जिले में और डी कह रहा है रांची जिले में। तो आपको याद होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि क्रांति जलप्रपात जो है आपका लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ततलोई गर्म जलकुंड दुमका के पालसी के पास भुरभुरी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि तपात पानी गर्म जलकुंड दुमका के दास मोर नदी के तट पर स्थित है। और सी कह रहा है दोस्तों कि ताता पानी गर्म जलकुंड झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। और डी कह रहा है कि तुतुलिया धनबाद के बराकर नदी पर स्थित है। अब यहाँ पर बताना है कि कूट के माध्यम से कौन सा आंसर सही है। नीचे ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों कि 1, 2 और 3 यानी ए बी सी तीनों सही है। बी में कह रहा है कि बी सी डी तीनों सही है। और सी में कह रहा है कि ए बी और डी सही है। और डी में कह रहा है दोस्तों कि बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। जबकि चौथा जो बोल रहा है दोस्तों कि तितुलिया धनबाद में जो बोल रहा है वो दामोदर नदी पर है, न कि बराकर नदी पर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दामोदर नदी। तो आपका जो है चारों ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका दे दिया है बराकर नदी। इस तरह से डी आपका गलत हो जा रहा है। तो आपका कूट के माध्यम से देखें तो 1, 2, 3 सही हो जा रहा है, यानी कि ए आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है मार्च में, बी में कह रहा है दोस्तों अप्रैल में और सी कह रहा है मई में और डी कह रहा है कि जून में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड में मई महीने में नार्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझावत वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में काली मिट्टी के विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पूर्वी हजारीबाग, बी में कह रहा है धनबाद, सी में कह रहा है पलामू के दक्षिणी क्षेत्र और डी कह रहा है राजमहल पहाड़ी। तो आपको पता होगा कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में से किस में नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि पलामू में, बी में कह रहा है रांची में, सी में कह रहा है गिरिडीह और डी कह रहा है हजारीबाग। तो झारखंड में शुष्क पतझड़ जो वन है दोस्तों उसका विस्तार जो है आपका रांची क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा शुष्क अगर पतझड़ की बात करें तो पलामू में भी है, गिरिडीह में भी है, सिंहभूम में भी है, हजारीबाग धनबाद एवं संथाल परगना में भी है। जबकि जो रांची वाला क्षेत्र है इसमें नहीं मिलता है देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न अभयारण्यों एवं उनके स्थापना वर्ष के साथ सही मिलान की पहचान करें। ऑप्शन ए में करेगा तोपचांची अभयारण्य धनबाद। तो तोपचांची अभयारण्य धनबाद की स्थापना अगर देखें दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ था। यानी कि ये आपका यहाँ पर मिलान जो है वो सही नहीं है, गलत हो जाएगा। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज, तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका ये बिल्कुल सही है कि उधवा पक्षी विहार की जो साहेबगंज में इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं राजमहल पक्षी विहार जो साहेबगंज है इसकी स्थापना के लिए कोई डेट अभी तक नहीं पता चल पाया कि इसकी स्थापना कब हुआ था। जबकि पारसनाथ अभयारण्य जो गिरिडीह में है यहाँ पर अगर इसकी देखें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1981 में हुआ था।
तो इस तरह से आपका जो है आपका बी सही हो जाएगा। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में। तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद की स्थापना हुआ था 1978 में, इसको भी ऐसे याद रख लीजिए। और पारसनाथ अभ्यारण्य जो गिरिडीह में है उसकी स्थापना 1981 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में कह रहा है जल कौवा के लिए, बी में कह रहा है बटान के लिए, सी में कह रहा है दोस्तों किंगफिशर के लिए, और डी कह रहा है इनमें सभी के लिए। उधवा पक्षी विहार जो साहेबगंज में है दोस्तों वो जल कौवा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा कि जल कौवा के लिए जो आपका उधवा पक्षी विहार साहेबगंज है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घोड़बंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्वी सिंहभूम में, बी कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम में, सी कह रहा है कोडरमा जिले में, और डी कह रहा है सरायकेला खरसावां में। तो आपको ध्यान में रखा है कि घोड़बंधा थीम पार्क जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित है। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप बना लिए होंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदमों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन ए में कह रहा है वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए सभी प्रादेशिक प्रमंडलों ने वन विकास अधिकरण का गठन कर लिया है। बी में कह रहा है दोस्तों कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है। सी कह रहा है कि राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। डी में कह रहा है कि इनमें सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो झारखंड में वन प्रबंधन की दिशा में देखें दोस्तों तो सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, यानी डी बिल्कुल सत्य है कि वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए सभी प्रादेशिक प्रमंडलों में वन विकास अधिकरण का गठन कर लिया गया है। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित वानिकी कॉलेजों में एक वानिकी संकाय की स्थापना भी की गई है और राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमियों पर वन रोपण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की कौन सी जनजाति कृषक एवं उद्योग कर्मी है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोस्तों संथाल जनजाति, बी में कह रहा है हो जनजाति, और सी में कह रहा है कि ए और दोनों यानी ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की देखें दोस्तों तो आपका संथाल और हो दोनों जनजाति जो है कृषक और उद्योग कर्मी है। तो इस तरह से आपका सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए में कह रहा है 1948 में, बी में कह रहा है दोस्तों 1982-83 में, और सी में कह रहा है 1975 में, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत जो हुआ था वो 1982-83 ईस्वी में हुई थी और इसकी नींव जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1977 में रखी गई थी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसी के दौरान रखा गया था, जबकि 1948 में आपका दामोदर घाटी यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लौह अयस्क खनिज संसाधन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है झारखंड में लौह अयस्क का भंडार सिंहभूम का दक्षिणी भाग है। बी में कह रहा है दोस्तों कि सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की पेटी है जो 148 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में मयूरभंज एवं क्योंझर तक विस्तृत है। सी में कह रहा है यह विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क के भंडार के रूप में जानी जाती है, और डी कह रहा है कि इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी कथन यहाँ लिखना चाहिए कि सत्य है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों तो बी जो है आपका कथन सही नहीं है। बी में कह रहा है कि सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की पेटी जो है वो 148 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 148 किलोमीटर ना करके दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 48 किलोमीटर होगा, 100 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है उसमें 48 किलोमीटर लंबी पेटी है, जो देखें दोस्तों तो उड़ीसा का जो मयूरभंज और क्योंझर जिला है वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। तो इस तरह से बी जो आपका है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो है ए ऑप्शन सही है और सी भी सही है और बी जो है आपका गलत है। अगर यहाँ पर 48 सिर्फ रहता है तो बी भी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यानी टिस्को का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोराबजी टाटा, बी में कह रहा है रतन टाटा, सी में कह रहा है कि जमशेदजी नौशरवान जी टाटा, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो जमशेदजी नौसरवानजी टाटा को माना जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा टाटा स्टील की स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, लेकिन टाटा स्टील की स्थापना का जो प्रारंभिक विचार था दोस्तों वो आपके नौसरवानजी जो टाटा है उन्हीं के मन में आया था, लेकिन इनकी जो है 1904 में कुछ कारणवश मृत्यु हो जाती है। और इन मृत्यु के कारण देखें दोस्तों तो आपकी जो है इसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो दोराबजी टाटा के द्वारा प्रारंभ किया गया है, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका नौसरवानजी टाटा को ही, और इनके ये पुत्र थे दोराबजी टाटा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गार्डन रिच शिल्प बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में करा हटिया में, बी में करा कांके में, सी करा धुरुआ में और डी करा के नामकुम में। तो याद रखिएगा तो गार्डन रिच शिल्प बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है यानी HEC जो है ये परिसर आपका धुरुआ के अंतर्गत आता है, तो धुरुआ परिसर में स्थित है, यानी इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना में कितने प्लांट स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए में करा 5 प्लांट, बी में करा है कि 6 और सी में करा 3 प्लांट और डी में करा कि 4 प्लांट। तो याद रखिए सिंदरी उर्वरक कारखाना में जो है दोस्तों वो 5 प्लांट स्थापित किए गए हैं, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, एक हो जाएगा अमोनिया का प्लांट, एक हो जाएगा सल्फेट का प्लांट, और एक हो जाएगा आपका पावर प्लांट, और एक हो जाएगा गैस प्लांट, और एक हो जाएगा कोल ओवन प्लांट, यानी कोको ओवन प्लांट लगाया गया। इस तरह से टोटल 5 जो है सिंदरी उर्वरक कारखाने में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात लिमिटेड निम्न में से किसके स्वामित्व में कार्य करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा निजी स्वामित्व में, बी हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार के स्वामित्व में, और सी हो जाएगा राज्य सरकार के स्वामित्व में, और डी करा है कि ए और सी दोनों स्वामित्व में, यानी कि निजी स्वामित्व और सी में करा है कि राज्य सरकार के स्वामित्व। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार के स्वामित्व में, यानी बोकारो जो इस्पात लिमिटेड जो है वो केंद्र सरकार के स्वामित्व में कार्य करती है, और यह बोकारो नामक स्थान पर स्थित है जहां से स्टील का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि समस्त झारखंड को कितनी औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि 2 पट्टियों में, बी करा कि 4 पट्टियों में, सी करा 3 पट्टियों में, और डी करा कि 5 पट्टियों में। तो समस्त झारखंड को देखें दोस्तों तो 4 जो है औद्योगिक पट्टियों में बांटा गया है। इसमें 4 का नाम याद रख सकते हैं। प्रथम हो जाएगा अभ्रक औद्योगिक पट्टी, एक हो जाएगा आपका दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जिसमें बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी आती है, और एक जो आपका हो जाएगा दोस्तों ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी, और ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत ही आएगा रांची औद्योगिक पट्टी, और जो चौथा हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी जो जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य में कितनी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि का अधिग्रहण करना, सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति आदि के विकास की जिम्मेदारी संभालते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है दोस्तों 3, और सी में कह रहा है कि 4, और डी में कह रहा है 5, यानी कि राज्य के कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में बांटा गया है या स्थापित किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि यह फिर भी हो जाएगा आपका 4, राज्य को 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्थापित किए गए हैं, प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है बियाडा यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक हो जाएगा रियाडा यानी रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक हो जाएगा अयाडा यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एक हो जाएगा दोस्तों एसपियाडा में हो जाता है दोस्तों संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से 4 जो है आपको चारों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि कार्यकाल के दौरान जो है राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और डी कह रहा है कि सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं।
तो राज्यपाल के विशेषाधिकार जैसे होता है दोस्तों, आप संसद के विशेषाधिकार होता है, विधायकों का भी विशेषाधिकार होता है, राष्ट्रपति का भी विशेषाधिकार होता है। तो इन विशेषाधिकारों को जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। यानी कि राज्यपाल को अभी बंदी नहीं बनाया सकता है, उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और न ही राज्यपाल जो है किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि सभी कथन जो आपका डी ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, मुंडा जो है गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा और गांव के अन्य मामलों के फैसला करने में स्वतंत्र होता है। बी में कह रहा है कि पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। सी में कह रहा है कि पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हस्तक्षेप करता है। और डी कह रहा है कि इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है आपका सभी कथन सत्य हो जाएगा कि मुंडा जो होता है गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों का निपटारा और गांव के अन्य मामलों का फैसला करने में स्वतंत्र होता है। वहीं जो होता है पढ़ा जो होता है राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और पढ़ा राजा जो होता है मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि सभी कथन यहाँ पर देखें तो सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों संथाल जनजाति, बी करा को उरांव जनजाति, सी करा मुंडा जनजाति और डी करा को हो जनजाति। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था देखें तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो शासन व्यवस्था है कभी कभी डायरेक्ट पड़ जाता है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था को हो को कहते हैं दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, और माझी परगनित जो शासन व्यवस्था है वो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, और उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को कहा जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये सब शासन व्यवस्थाओं का नाम थोड़ा याद रखेंगे ताकि जो है क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए में करा है मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, बी में करा कि पीढ़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है, और सी में करा कि कई गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है, और डी करा कि इनमें सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा तथा कई गांवों को मिलाकर पीढ़ का निर्माण होता है, जिसमें प्रधान जो होता है उसको मानकी भी कहा जाता है। तो सभी कथन देखिए तो आपका सही हो जाएगा, यानी डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माझी शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में कहता है माझी, बी में हो जाएगा प्राणिक, सी में हो जाएगा परगनित और डी में हो जाएगा गुड़ाइत। तो माझी शासन व्यवस्था जो आपको पता होगा दोस्तों कि माझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति के है, तो ये संथालों का है। तो यहाँ पर माझी जो होता है वही गांव का प्रधान होता है, यानी कि ये जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसी के गांव में देखें दोस्तों तांत्रिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव के प्रतिनिधित्व भी ये करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खड़िया समुदाय में महतो किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए में कहा जाए महतो जो होता है गांव का प्रधान होता है, बी में कहता है दोस्तों को महतो मुंडा और पाहन का सहायक होता है एवं गांव में सूचना जारी करने का काम करता है, सी में कह रहा है कि जिन लोगों ने अभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो को उपाधि दी जाती थी, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो खड़िया होता है, खड़िया समुदाय जो होते हैं, तो खड़िया समुदाय यानी कि जो पालकी ढोते थे उनको खड़िया से खड़खड़िया कहा गया, खड़खड़िया ढोने के चलते बाद में खड़िया जनजाति कहा गया, आप लोग जानते होंगे। तो खड़िया समुदाय में महतो किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जो महतो होता है गाँव का महत्वपूर्ण सदस्य होता है, जिन्हें लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हीं ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती थी। यह परंपरागत पद है और परंतु गांव वाले की सहमति से इसे बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा कि जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो को उपाधि दी जाती थी, लेकिन महतो जो होता था गाँव वाले सब सहमति से इसको जो देखें तो बदल भी सकते थे, और इनके बदले में पता होगा कि काम के बदले महतोई नामक जमीन दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पटवारी, बी में हो जाएगा अमीन और सी में हो जाएगा दीवान और डी में हो जाएगा सभी।
तो आपको याद होगा नागवंशी शासन व्यवस्था में राजस्व प्रशासन की देख रेख देखें तो दीवान भी करता था, अमीन भी करता था और पटवारी भी करता था। एक सभी का स्तर बना हुआ था, तो वह सभी अपने अपने स्तर से करते थे। तो इस तरह से आपका जो डी हो जाएगा वो सभी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष न हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भूइंहरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया? ऑप्शन ए में कह रहा है कि श्री लोकनाथ शाही, बी में कह रहा है कि उप सहायक आयुक्त, सी में कह रहा है दोस्तों बाबू राखलदास हल्थर और डी में कह रहा है कि मिस्टर लिस्टर। अब यहाँ पर देखें तो कूट के माध्यम से आंसर देना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए और बी दोनों सही होगा, यानी श्री लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त। बी में कह रहा है दोस्तों कि सी और ए यानी बाबू राखलदास हल्थर और श्री लोकनाथ शाही। सी में कह रहा है दोस्तों ए बी और ए सी और डी, और इसके बाद डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, यानी कि श्री लोकनाथ शाही और उप सहायक जो है आयुक्त, इन्हीं के नेतृत्व में छोटा नागपुर में शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में खूनी संघर्ष न हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को जो है वो भूइंहरी जमीन की रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें से 1860 में काम प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखें तो लोकनाथ शाही की मृत्यु हो जाती है और इसी कारण जो है बीच में काम जो है वो रुक जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भूस्वामी से अभिप्रेत है या अभिप्राय है? ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन कष्टकार भूमि धारण करता है। बी में कह रहा दोस्तों कि इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भूस्वामी से अभिप्राय है दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसके तुरंत जो है जिसके अंतर्गत अधीन जो है कष्टकार भूमि धारण करते हैं और इसके अंतर्गत आपका सरकार भी आता है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसने कभी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या अन्यथा रैयत के रूप में लगातार खाली स्थान यानी कि लगातार खाली स्थान अवधि तक यानी कालावधि तक धारित किया हो, तो उस कालावधि के आवासन पर उस ग्राम को बंदोबस्त रैयत हुआ समझा जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि 6 वर्षों तक, बी में कह रहा है 3 वर्षों तक और सी में कह रहा है 9 वर्षों तक और डी में कह रहा है दोस्तों 12 वर्षों तक। तो अगर इसको आप पढ़े होंगे दोस्तों तो CNT एक्ट में आप पढ़ते हैं कि जो धारा है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर 12 वर्ष तक अगर लगातार जो है अगर किसी भी ज़मीन के कालावधि के धारित किया हुआ उस कालावधि के आवासन पर अगर ग्राम का बंदोबस्त रैयत हुआ हो तो उसे समझा जाएगा, बंदोबस्ती समझा जाएगा, उसका जो अधिकार है वो बना रहेगा, उस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट दोस्तों, लाइट कट गया है, होल्ड कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी अभिधारी के द्वारा भुगते नगद लगान कृषि वर्ष के, यानी कोई भी लगान चुकाना है तो उसमें कृषि वर्ष के अंतिम तक लगान के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन में कह रहा है कि वार्षिक रूप में एक मुश्त भुगतय होगा। बी में कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक छमाही के अंतर्गत अंतिम दिन होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होगा। सी में कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक चौथे महीने के अंतिम दिन देय होने वाले 3 समान किस्तों में भुगतान होगी। डी में कह रहा है कि प्रत्येक महीने के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होगा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार आपका अगर पढ़ेंगे तो आपको देखते हैं कि धारा 52 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी अभिधारी के द्वारा भुगते नगद लगान जो होगा वो कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही, यानी कृषि वर्ष में जो तिमाही बांटा गया है वो प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होगा। तो इस तरह से आपका आंसर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होंगे, यानी कि साल भर में आप 4 बार पटा सकते हैं और 3-3 महीना के जो लास्ट में जो सीजन रहेगा, जो डेट निर्धारित रहेगा उस पर आप CNT SPT पढ़े होंगे तो वहाँ सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन उपबंधित है। धारा कह रहा है कि 91 में, बी ऑप्शन कह रहा है कि धारा 92 में और सी कह रहा है कि धारा 81 में और डी कह रहा है कि धारा 82 में। तो आप अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों का अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों का अधिकारिता के
वर्जन से संबंधित उपबंधित के बारे में प्रावधान किया गया है, वो हो जाएगा आपका धारा 92 में प्रोविज़न किया गया है। वहीं देखिए दोस्तों, तो धारा आपका 91 क्या कहता है, तो 91 में कहता है दोस्तों कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश दिए जाने पर उपायुक्त जो है कतिपय कार्रवाइयों को रोका जाना। वहीं देखिए 92 में क्या कह रहा है, 92 का अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन करना। और आपका धारा 81 कहता है कि अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टताएं के बारे में। और धारा 82 कहता है दोस्तों कि जल के विषय में सर्वेक्षण करने, यानी जल के जो विषय है उसमें सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति है। तो इस तरह से धारा में इस चीज़ों का उल्लेख है। अब आपका जो अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों का अधिकारिता का वर्जन उपबंधित है आपका धारा 92, यानी बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट 1949 झारखंड के कितने जिलों में लागू है। तो आपका बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों कि एसपीटी एक्ट सिर्फ आपके संथाल परगना में लागू है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है कि 8 जिले में लागू है, बी कह रहा है कि 6 जिले में लागू है, सी कह रहा है 4 जिले में लागू है और डी कह रहा है 5 जिले में लागू है। तो आपको पता होगा एसपीटी एक्ट जो है झारखंड के 6 जिलों में साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये संथाल परगना के आपके 6 जिले हैं और इसी में लागू है। तो इस तरह से आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दे लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रतिभूति को दंड का प्रावधान है। यानी कि क्वेश्चन यह है दोस्तों कि आपका जो लगान का एक क्राइटेरिया निर्धारित है कि 5 रुपया देना है, उसके अलावा अगर कोई आपसे अतिरिक्त लगान वसूलता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 6 माह तक का साधारण कारावास या 500 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों। बी में कह रहा है दोस्तों 1 वर्ष तक का कारावास या 500 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों। सी ऑप्शन कह रहा है कि 6 माह तक का कठोर कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थदंड का प्रावधान दोनों। डी कह रहा है कि 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों प्रोविजन। तो यहाँ आपको पता होगा दोस्तों कि आप अगर पढ़े होंगे तो एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 52 के अंतर्गत यह प्रोविज़न किया गया है कि दे लगान का अतिरिक्त और कुछ और रैयत जो है वसूल करता है आपसे, तो उसके जो होंगे वो भूस्वामी को साधारण कारावास के साथ नहीं देखिए तो 6 महीना का साधारण कारावास के साथ 500 रुपये का अर्थदंड दोनों जो है वो लगा सकता है। तो इस तरह से आपको आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी अनुमंडल में रैयती भूमि का रैयत के द्वारा लीज अबकारी दुकान के स्थान या उसके चालू रहने के प्रयोजन के लिए न्योचित रूप से स्वीकृति या नवीनीकरण तक की अवधि के लिए उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिर से बोल रहा हूँ। किसी अनुमंडल में रैयती भूमि या रैयत के द्वारा लीज अबकारी दुकान की स्थापना या उसे चालू रखने के प्रयोजन के लिए नियोजित रूप से स्वीकृत या नवीनीकृत तक की अवधि के लिए उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए, बी में कह रहा है दोस्तों 3 वर्ष के लिए, सी में कह रहा है 4 वर्ष के लिए और डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसमें प्रोविज़न किया गया है कि आप एसपीटी एक्ट के 1949 के धारा 20 में वो बंद किया गया है कि अनुमंडल में रैयती भूमि या रैयत के द्वारा लीज आबकारी दुकान की स्थापना या उसे चालू रखने के लिए प्रयोजन के लिए नियोजित रूप से स्वीकृत या नवीनीकृत जो होता है वो सिर्फ आप जो है उपायुक्त की अनुमति से सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो पूर्व लिखित अनुमति से किसी को भी आवंटित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 वर्ष यानी ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती विहित पत्र में पट्टे या अमलनामे के द्वारा की जाएगी, जो कि 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी, 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी, सी में कह रहा है दोस्तों कि 4 प्रतियों में तैयार की जाएगी और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपको प्राप्त होगा कि जो बंजर भूमि के बंदोबस्ती में विहित प्रपत्र जो पट्टे तैयार होगी वो 4 प्रतियां तैयार की जाएगी, यानी कि यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। 4 प्रतियां तैयार की जाएगी दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है कि 1 प्रति जो होगा वो रैयत को दी जाएगी। अब 1 प्रति जो होगा
वो जो है आपका भूस्वामी को दी जाएगी। इसके अलावा जो है 1% जो है ग्राम प्रधान या मूल रैयत को दिया जाएगा और 1% जो है आपका ऑफिशियली कार्यालय में रहेगा। तो इस तरह से 4% तैयार होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की स्थिति में खाली स्थान के भीतर किया जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 वर्ष के भीतर, बी में कह रहा है 2 वर्ष के भीतर, सी में कह रहा है 3 वर्ष के भीतर और डी में कह रहा है 12 वर्ष के भीतर। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एसपीटी एक्ट की धारा 65 के अनुसार कहा गया है कि धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत की बेदखली के लिए आवेदन का दुरुपयोग संबंधी परिधान जो है वो तिथि से 2 वर्ष के भीतर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के भीतर ये प्रोविज़न किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों 2001 में, बी में कह रहा है 2002 में, सी में कह रहा है 2003 में और डी कह रहा है 2004 में। तो झारखंड में अभी तक 3 औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। एक जो है प्रथम वाला जो है वो 2001 में किया गया था, इसके बाद 2012 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर जो आपका है दोस्तों एक किया गया आपका 2016 में, जो रघुवर चाचा जी किए थे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो 2001 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि 10% विकास दर को हासिल करना रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट का आयोजन भारत में तथा विदेशों में किसकी सहायता से करेगी? ऑप्शन ए में कर है OIFC के तहत, बी में कर है जिनफ्रा के तहत, सी में कर है जिन यानी बोलते हैं जिडको के तहत और डी में कह रहा है दोस्तों झारक्राफ्ट के तहत। तो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट का आयोजन जो है भारत में तथा विदेशों में जो है वो हो जाएगा आपका दोस्तों जो OIFC इसकी मदद से करेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है ओवरसीज इंडियन फैसिलिटरीज ऑफ सेंटर, यानी कि लिख याद रखिएगा ओवरसीज इंडियन फैसिलिटेशन सेंटर के सहयोग से करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत निम्न में से किस स्थिति में किसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए में कह रहा है सभी परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य होगा, बी में कह रहा है कि जिस परियोजनाओं में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा, सी में कह रहा है किसी प्रयोजन में कम से कम 20 लोगों को प्रभावित होने पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य होगा, डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी राइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जिस परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो रहा है तो वहाँ पर अनैच्छिक विस्थापन के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि के उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? आपको पता होगा इससे पहले 2001 में पुनर्वास स्थापन नीति आया था, उसके बाद उसको संशोधित करते हुए 2009 में लाया गया और इसमें कहा गया कि पुरस्कार राशियों को एक क्राइटेरिया बनाया गया और उसको जो है कितने श्रेणी में बांटा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि 5 श्रेणी, बी कह रहा है कि 10 श्रेणी और सी कह रहा है 15 श्रेणी और डी कह रहा है 20 श्रेणी। तो याद होगा कि इसके लिए जो है दोस्तों आपको पता होगा कि पुरस्कार राशि के उग्रवादी संगठन के स्थान के आधार पर उसे 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जब देखें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के दस्तावेज, तृतीय श्रेणी के दस्तावेज, इस तरह से बटा गया है और उस तरह से निर्धारित किया गया 12 लाख, फिर 9 लाख, फिर 7 लाख, इस तरह से एक राशि जो है वो बांटा गया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको 10 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड की स्थानीय नीति कब लागू की गई थी? 7 अप्रैल 2016 को, 15 नवंबर 2016 को और सी कह रहा है 15 अगस्त 2016 को और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा कि झारखंड की स्थानीय नीति की जो घोषणा था वो रघुवर सरकार के द्वारा किया गया था 7 अप्रैल 2016 को। इसको ध्यान में रखिएगा, जो काफ़ी विवादित रखा था और लड़कों लोग का पूरा भविष्य इसी में चौपट हो गया झारखंड में।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में करा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी में करा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों के पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण, सी में करा कि चीनी तथा तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और डी करा कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य जो है वो आपका सभी है, इनमें सभी हो जाएगा। इस लक्ष्य के तहत 76% ग्रामीण जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन झारखंड ने इसकी संख्या 86.48% लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही इन सुरक्षा के तहत देखिए तो गाँव में गरीब लोगों के तक जो है खाद्यान्न उपलब्ध हो सके तथा गांव के गरीब लोगों को खाद्य के मामले में खाद्य सुरक्षा की भावना उत्पन्न न हो, इसलिए इस काम को किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जर्मन पादरियों ने धर्म प्रचारार्थ रांची के कौन सी पत्रिका निकालना शुरू किया था। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि जर्मन पादरियों ने धर्म प्रचारार्थ रांची की कौन सी पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो रांची से इन्होंने पत्रिका निकालना शुरू किया था दोस्तों। ऑप्शन में कह रहा है कि आर्यवर्त, बी में कह रहा है विनीता हितैषी, सी में कह रहा है घर बंधु और डी में कह रहा है निष्कलंका। तो आपको याद होगा कि जर्मन पादरियों ने धर्म प्रचारक रांची के लिए घर बंधु नाम पत्रिका निकालना प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा कि इन घर बंधु पत्रिका जो है GEL मिशन के जर्मन पादरियों ने धर्म प्रचारक रांची से निकालना प्रारंभ किया था। तो झारखंड की प्रथम पत्रिका में नाम आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय निजी स्तर का नहीं है, यानी कि प्राइवेट स्तर का नहीं है जो बल्कि सरकारी है, इसमें से चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर, बी में कह रहा है कि वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा, सी में कह रहा है हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल हजारीबाग, डी में कह रहा है कि दुमका चिकित्सा महाविद्यालय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दुमका चिकित्सा जो महाविद्यालय है ये जो है आपका प्राइवेट स्तर का नहीं है, बल्कि ऊपर में जितने ऑप्शन दिख रहे हैं कि अवध डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल जमशेदपुर, वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल हजारीबाग, ये तीनों जो है आपका प्राइवेट स्तर के हैं, जबकि ये जो है प्राइवेट स्तर का आपका डी नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोकुल ग्राम विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए में करा 2002 में, बी में करा 2004 में, सी में करा 2006 में और डी करा 2008 में। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका गोकुल ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को चहुमुखी जो है वो विकास करना था और इसकी शुरुआत जो है आपका 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि आदिवासी विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना व शुद्धिकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन 2014 में, बी 2015 में, सी 2001 में और डी करा 2013 में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला की स्थापना और शुद्धिकरण की योजना की शुरुआत जो है वर्ष जो है आपका 2001 में किया गया था। इस तरह से इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जमशेदजी नौसरवान टाटा मूल रूप से कहाँ के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा गुजरात, बी में हो जाएगा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र, सी में हो जाएगा रोम इटली और डी हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड। तो जमशेद जी जो थे नौसरवान जी टाटा, इनके पिता का नाम जीजी भाई जमशेद जी टाटा, अगर लोग जो देखें तो वो थे आप लोग बड़ौदा गुजरात के रहने वाले थे। तीसरा पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। ये लोग बड़ौदा रियासत के यहाँ नौसरवान जी गांव में पैदा हुए और इनका जो नाम था वो टाटा वंशज से प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्मल महतो के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए में कह रहा है कि निर्मल महतो 1984 में झामुमो के अध्यक्ष बने, बी में कह रहा है 8 अगस्त 1987 को उनकी हत्या कर दी गई, सी में कह रहा है दोस्तों हजारीबाग जिला मुख्यालय के निकट रांची पटना मार्ग पर शहीद निर्मल महतो पार्क स्थापित किया गया है और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों निर्मल महतो के विषय में सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जयपाल सिंह को निम्न में से किस एक नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वंदना पाह, बी में कह रहा है दोस्तों ईश्वर दास,
सी में कह रहा है मुंडा राजा और डी में कह रहा है कि मुंडा गुरु। तो यहाँ पर आपको पता होगा जयपाल सिंह यानी मारम गुम के। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो मुंडा गुरु के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। तो याद रखिए वेनेंद्र पा जो था इनका मूल नाम था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद इसका नाम ईश्वरी दास हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों तब का मुंडा राजा जो दोस्तों यहाँ के मुंडा के लोगों ने इसे लोकप्रिय बनाने के लोगों के द्वारा नाम दिया गया था और मारम गुम के बड़े गुरु के नाम से, बड़े गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। जयपाल सिंह देखिए दोस्तों तो खूंटी के पुरोहित के द्वारा इनका नामकरण किया गया था जयपाल सिंह, और पहले इनका नाम था वेनेंद्र पा। तो इस तरह से आपका जो है डी आपका नहीं होगा, बाकी सभी नाम इनके बोलचाल के प्रयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी और खड़िया भाषा में तुलनात्मक अध्ययन करने यानी करते हुए किसने खड़िया और हिंदी की तुलना नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि माथ लूस डुंग डुंग, बी में कह रहा है कि जोआकिम डुंग डुंग, सी में कह रहा है कि हानिल डुंग डुंग और डी में कहा है रोज क्रिकेटा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि जो माथलूस डुंगडुंग है यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। इन्होंने हिंदी और खड़िया भाषा में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए खड़िया और हिंदी की तुलना जो है नामक एक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न दोस्तों की चित्रण शैली के लिहाज से सोहराई चित्रकारी की कितनी अलग अलग शैलियाँ मिलती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2 शैलियाँ, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 4 और डी में कह रहा है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 शैलियाँ कि चित्रण शैली के लिहाज से सोहराई की 2 अलग अलग शैलियाँ मिलती हैं। एक हो जाता है कुर्मी सोहराई, एक हो जाएगा मंझू सोहराई। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, कुर्मी सोहराई और मंझू सोहराई। कुर्मी जनजाति के द्वारा कुर्मी सोहराई और फिर बाकी लोगों के द्वारा मंझू सोहराई मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड के चिकित्सा महाविद्यालय एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, नीचे है, तो इसको पहले मिलाते चलते हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका हो जाएगा दोस्तों कब हुआ था। तो इसका राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा 1950, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1964 ईस्वी में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो धनबाद था इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1974 में। तो इसको भी थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं इसी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में होगा 1974, ये आ गया। और ये हो जाएगा हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसेबिलिटी कांके रांची, इसकी स्थापना हुआ था 1918 में। तो इस तरह से अगर सही ऑप्शन को मिलान करते दोस्तों तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाता। एक बार फिर से देख लीजिए, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसेबिलिटी कांके रांची कब हुआ था, 1918 में। वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1974 में। और MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1964 में, और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1950 में। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली। ऑप्शन ए कारक 1995 में, बी कारक 2001 में, और सी कारक 2000 में, और डी कारक 2005 में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड सरकार ने छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी जो है वो अपने हाथ में ले लिए थे 2000 में। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा कि वर्ष 2000 ईस्वी में जब झारखंड ने देखिए तो बिहार से अलग हुआ तो उसी समय जो है बिहार सरकार ने छऊ नृत्य की जिम्मेदारी अपने इसे झारखंड को सौंप दिया। तो इस तरह से इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की कितनी श्रेणियां पाई जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 श्रेणी, बी में कह रहा है 2 श्रेणी, और सी में कह रहा है 3 श्रेणी, और डी में कह रहा है 4 श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की देखें तो 2 श्रेणियां पाई जाती है। तो मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली जो होता है वो राजकर्मा होता है, दूसरी जो होता है वो देशकर्मा होता है। तो दोनों को याद रखिएगा कि राजकर्मा जो होता है और एक होता है आपका जो होता है देशकर्मा होता है। जो होता है दोस्तों कि राजकर्मा जो होता है घर आंगन में ही जो मनाए जाने वाले एक पारिवारिक पूजा है, जबकि जो देशकर्मा होता है वो अखाड़ा में जो होता है वहाँ पर जाने वाले गांव के एक सामूहिक पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों को अवरुद्ध वाद्य, बी में कह रहा है दोस्तों कि धन वाद्य, और सी में कह रहा है सुशिर वाद्य, और डी में कहा है तंत्री वाद्य। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ताल वाद्य यंत्र जो होते हैं उसको सहायक वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जो हो जाएगा सहायक ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, जो धन वाद्य होता है इसे सहायक ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो जो आपका सहायक वाद्य यंत्र में अगर बात करें, जैसे मुख्य वाला पहले देख लीजिए, जैसे कि मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, धामसा, ये जो होता है मुख्य होते हैं। जबकि सहायक ताल वाद्य यंत्र भी अगर देखें दोस्तों तो उसमें आ जाएगा आपका जैसे करताल, झाल, थाला, काठी, झाल, घंटा, ये सब जो होते हैं सहायक रूप में बजाया जाता है। जो मुख्य जो होता है उसके साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो धान जो होता है, घाल होता है, थाला होता है, करताल होता है, ये सब सहायक वाद्य यंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय 1886 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय 1886 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में हो जाएगा रांची, बी में हो जाएगा चाईबासा, सी में हो जाएगा हजारीबाग और डी में हो जाएगा दोस्तों चाईबासा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय जो है 1886 ईस्वी में पुरुलिया रोड जो है वो रांची में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रोत्साहन राशि प्रत्येक अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बी में कह रहा है दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना है। सी में कह रहा है कि इस योजना से राज्य के लगभग 27 लाख परिवारों की लड़कियों को लाभ मिलेगा। और डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सभी कथन सत्य हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है सुकन्या योजना के तहत ये सारे जो प्रोविजन वो किए गए हैं। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों एट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, बी में कह रहा दोस्तों आस्किंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, सी में कह रहा दोस्तों आस्किंग रिजिवेनेट यूथ इन एग्रीकल्चर और डी में कह रहा है अट्रैक्टिंग रिजिवेनेट यूथ इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आर्या का मुख्य हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा कि अट्रैक्टिव रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इसका प्रारंभ वर्ष 2017 में किया गया था और 2017 में किया गया है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना है और कृषि क्षेत्र को इसके तहत बढ़ावा देने के लिए लोगों को, युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ST SC तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। बी में कह रहा है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सी में कह रहा है दोस्तों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और डी कह रहा है पहाड़िया जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना। तो प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य है दोस्तों, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये सही हो जाएगा कि ST SC और पिछड़ी जाति के यानी OBC के विद्यार्थियों को मैट्रिक स्तर के पूर्व पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में चलाए गए योजना एवं उसका प्रारंभ वर्ष के साथ सही पहचान करें। कौन सी योजना कब प्रारंभ किए गए उसका पहचान करना है और कौन से सही है उसको चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो कह रहा है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना ये चलाया गया था दोस्तों 2005 में। बी में कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना, ये भी चलाया गया था दोस्तों 2005 में। इसके बाद देखो तो सरकारी सेवा भर्ती योजना, ये भी चलाया गया था दोस्तों 2005 में। यानी कि तीनों गलत हो गया, यानी कि चौथा आप सही होगा। चौथा में क्या है उसको देख लीजिए। चौथा में कह रहा है कि आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना। तो आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना है, ये 2000 में चलाया गया था। तो इस तरह से आपका डी आपका सही हो जाएगा। बाकी ऊपर में जो तीनों योजनाएं थे वो 2005 में चलाया गया, उसको भी नाम याद रख लीजिए। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005 में, अनुसूचित जनजाति हेतु लाह विकास योजना 2005 में और सरकारी सेवा भर्ती योजना ये भी 2005 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन झारखंड की द्वितीय पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों राधा कृष्ण जी, बी में कह रहा है कि रामची जी सिंह यानी रामची बल्लभ सिंह नाम है पूरा, सी में कह रहा है दोस्तों अनंत सहाय खोरी और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो राधा कृष्ण है द्वितीय पीढ़ी के प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। हालांकि राधा कृष्ण जो हैं दोस्तों वो सामदेव के उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखा करती थी, जो प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा राधा कृष्ण का नाम काफ़ी चर्चे में है, और देखें तो यहाँ के हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इस चलते यहाँ से प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडारी भाषा का एक भेद हसद है, झारखंड के किस क्षेत्र में हसद मुंडारी बोली जाती है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुंडारी भाषा का एक भेद जो है हसद है, झारखंड के किस क्षेत्र में हसद मुंडारी बोली जाती है? ऑप्शन ए में करा खूंटी में, बी में करा पलामू में, सी में करा सिंहभूम में, और डी में करा हजारीबाग में। तो हसद मुंडारी जो है दोस्तों वो खूंटी क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये खूंटी क्षेत्र के मरहू क्षेत्र के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली एक मुंडारी भाषा है। तो याद रखिएगा कि हसद मुंडारी आपका खूंटी क्षेत्र में बोली जाती है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण मुंडारी ग्राम का प्रकाशन कब किया गया? ऑप्शन ए करा है 1873 में, बी करा 1882 में, और सी करा 1912 में, और डी करा 1915 में। तो मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण जो है मुंडारी ग्राम, याद रखिएगा ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि पहला व्याकरण कौन है, तो मुंडारी ग्राम है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो 1882 में हुआ था, जो ए नोटरेट के द्वारा लिखा गया था। ए नोटरेट जो आपको जानते हो काफ़ी चर्चित भी जो है लेखक हैं, तो जो इनका हिंदी में बड़ा योगदान रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मुंडारी ग्राम जो प्रकाशन 1882 में हुआ है। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कितना आपका सही होता है। अगर आपका 55 प्लस सही है, 50 प्लस भी सही है, तो तैयारी जो है आपका अच्छा चल रहा है। और आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यूटी बने रहे। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने में आपकी सहायता कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।